अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बारह जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है RSC नेटवर्क चैनल से और मैं इन्हीं का चैनल से वीडियो लिया है। इसका वीडियो का ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और आज के वीडियो का टॉपिक है कि ईरान का वो कांड जिससे पूरी दुनिया हिल गई। तो चलिए देखते हैं कि क्या कांड है अमेरिका ईरान ने किया है और पूरा दुनिया हिल गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि आज के दौर में ईरान और अमेरिका एक दूसरे को अपना सबसे कट्टर और सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि आखिर ईरान और अमेरिका की इस कट्टर दुश्मनी की वजह क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा इजराइल। जी हाँ, बिल्कुल, इजराइल भी एक वजह है। लेकिन इसके अलावा भी एक और भी बड़ी वजह है कि जिसको जानने और समझने के लिए हमको आज से थोड़ा पीछे मतलब कि 1979 में जाना होगा, यानी उसी साल में कि जब दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहलाए जाने वाले अमेरिका को सिर्फ ईरान की वजह से घुटनों पर आना पड़ा था। पूरी दुनिया के सामने सुपर पावर अमेरिका को वो बेइज्जती झेलनी पड़ी थी कि जिसको वो ना तो उस वक्त भुला पाया था और ना ही आज तक भुला सका है। और उसी बेइज्जती की वजह से ईरान और इजराइल की इस कट्टर दुश्मनी का चैप्टर भी शुरू हुआ था। साथियों, दिन था 4 नवंबर 1979 का और जैसे जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के पास दुनिया के अलग अलग इलाकों से फोन आ रहे थे, वैसे वैसे उनकी टेंशन तो बढ़ती ही जा रही थी। मगर चेहरे का असली रंग उस वक्त उड़ा कि जब अचानक से उनकी नजर सामने रखी हुई टीवी पर पड़ी। क्योंकि टीवी पर जो विजुअल्स दिखाई दे रहे थे वो दरअसल नॉर्मल विजुअल्स नहीं थे, क्योंकि ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर अमेरिकी सिटीजन्स के जिसमें उनके डिप्लोमेट्स और साथ ही साथ एम्बेसी में काम करने वाले कर्मचारी शामिल थे, उनकी परेड कराई जा रही थी। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, ना तो उनको कुछ देखने की इजाजत थी और न ही बोलने की इजाजत थी। मतलब उनको अब ईरान में पूरी तरीके से बंदी बना लिया गया था। और ये पूरा नजारा सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ही टीवी पर नहीं देख रहे थे, बल्कि पूरी दुनिया देख रही थी। जाहिर है ये लम्हा दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा करने वाला था। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि ये तो अभी शुरुआत ही थी। इससे भी मुश्किल और शर्मिंदा कर देने वाली चीजें तो अमेरिका का भी इंतजार कर रही थी। मगर अब सवाल ये है कि आखिर ईरान ने अमेरिकी डिप्लोमेट्स और बाकी कर्मचारियों को बंदी बनाया क्यों था? और आखिर इस पूरे इंसिडेंट में कि जिसको ईरान हॉस्टेज क्राइसिस के नाम से याद किया जाता है, अमेरिका के साथ और भी ऐसा क्या क्या हुआ था कि जिसकी वजह से इसको इतिहास में अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदा कर देने वाला लम्हा माना जाता है। बल्कि ये कहा जाता है कि ईरान देश के सामने सुपर पावर अमेरिका पूरी तरीके से घुटनों पर आ गया था। तो दोस्तों, इस पूरे मामले के तार भी आखिर में जाकर काले सोने मतलब के तेल से जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि ईरान मिडिल ईस्ट के उन चंद गिने चुने देशों में से एक है कि जिसकी जमीन में सबसे पहले तेल को खोजा गया था। तेल जब निकला तो जाहिर है दुनिया की दो बड़ी ताकतों मतलब कि ब्रिटेन और अमेरिका की उस पर लार टपकने लगी। वैसे तो शुरुआती कई दशकों तक ईरान की ऑयल इंडस्ट्री पर वेस्टर्न कंपनीज का ही कंट्रोल रहा, लेकिन असली परेशानी 1951 में उस वक्त शुरू हुई कि जब ईरान में एंट्री हुई एक नए लीडर की, जिनका नाम था मोहम्मद मोसादेक। ये दरअसल एक ईरानी राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने चुनाव जीतते ही सबसे पहले ये फैसला किया कि जो ईरान की ऑयल इंडस्ट्री है उसको वेस्टर्न कंपनीज के कंट्रोल से निकालकर नेशनलाइज किया जाए, क्योंकि ईरान का ज्यादातर तेल ब्रिटेन और अमेरिकन कंपनीज के कंट्रोल में होने की वजह से ईरान की इकोनॉमी को लगातार नुकसान हो रहा था। लेकिन मोहम्मद मोसादेक का ये बड़ा फैसला ब्रिटेन और अमेरिका के ऊपर बिजली की तरह गिरा। उन्होंने फौरन ही अपने रास्ते के कांटे को हटाने की तैयारी शुरू कर दी। अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 खुफिया एजेंसीज ने बाकायदा तैयारी करने के बाद 2 साल के बाद ही अपने प्लान को अंजाम भी दे दिया। 1953 में ईरान के अंदर तख्ता पलट करवाया गया और एक नए लीडर को बैठाया गया, जिनका नाम था मोहम्मद शाह रजा पहलवी। ये दरअसल पूरी तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन के कठपुतली थे, जिन्होंने गद्दी पर बैठते ही एक बार फिर से ईरान की ऑयल इंडस्ट्री ब्रिटेन और अमेरिका के हाथों में दे दी। अब ईरान के लगभग 80% तेल पर इन्हीं दोनों देशों का कब्जा हो चुका था। यही वजह है कि बहुत जल्द ही ईरान के आम लोगों को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था, क्योंकि रजा पहलवी सिर्फ डिक्टेटर ही नहीं थे बल्कि एक हद से ज्यादा जालिम डिक्टेटर थे, जिस इंसान ने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को जुल्म के साथ दबाया। और ऊपर से ये कि जिस वक्त ईरान का तेल ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ जा रहा था, ईरान की इकोनॉमी नीचे जा रही थी,
اسی وقت ہی رضا پہلوی اپنے دیش کے اندر ماڈرنائزیشن کر رہے تھے اور ماڈرنائزیشن کے نام پر بھی وہ اس ایران کے اندر دھارمک چیزوں پر لگاتار پابندیاں لگا رہے تھے کہ جس ایران کی زیادہ تر آبادی ہی کافی ریلیجیس ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں غصہ بڑھتا گیا اور غصے کی انتہا ہو گئی، اور آخر میں اسی غصے کا جو نتیجہ تھا وہ 1979 میں کرانتی کی شکل میں سامنے آیا، وہی مشہور اسلامک کرانتی کہ جو پہلے سپریم لیڈر یعنی کہ آیت اللہ روح اللہ خمینی کے انڈر میں آئی تھی۔ ساتھیوں، ایران میں انقلاب بھی آ چکا تھا، ایران اب ایک اسلامک ریپبلک بھی بن چکا تھا اور ان کو رضا پہلوی سے چھٹکارا بھی مل چکا تھا، لیکن ابھی بھی ایران کے لوگ خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ان کے مشن کا ابھی بھی ایک اہم ٹاسک باقی رہ گیا ہے، اور وہ ٹاسک تھا رضا پہلوی کو سبق سکھانا۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ کینسر کا علاج کرانے کے بہانے رضا پہلوی تو پہلے ہی امریکہ بھاگ چکے تھے۔ ایران کی نئی گورنمنٹ نے امریکہ سے رضا پہلوی کو واپس دینے کی مانگ کی، لیکن امریکہ نے ایسا کرنے سے صاف منع کر دیا۔ تو اب ایران کی عام پبلک میں رضا پہلوی کے ساتھ ساتھ ایران کو لے کر بھی غصہ بڑھتا چلا گیا۔ وجہ یہی تھی کہ کیونکہ کسی دور میں امریکہ نے ہی رضا پہلوی کو ایران کی گدی پر بیٹھایا تھا، اور اب جب کرانتی ہو گئی تھی تو پناہ بھی امریکہ نے ہی دی تھی۔ فی الحال جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، ایران کی طرف سے امریکہ سے ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور امریکہ کے اس دور میں راشٹرپتی تھے جمی کارٹر، وہ بھی لگاتار ایران کی اس ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کرتے جا رہے تھے۔ ایران کے لوگوں میں غصہ بڑھتا گیا، سڑکوں پر ورودھ پردرشن بھی دکھائی دینے لگے، اور آخرکار پھر 4 نومبر 1979 کا دن بھی آ گیا کہ جب صبح کے وقت پروٹیسٹ کرنے والی ایک بڑی بھیڑ امریکی دودھاباز کی طرف بڑھی۔ بھیڑ بہت غصے میں تھی، اس نے پہلے تو صرف ہلہ کرنا شروع کیا اور بعد میں جو دودھاباز کی پہلی منزل تھی اس کو آگ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اندر موجود لگ بھگ 66 کے قریب امریکی لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس میں ظاہر ہے ڈپلومیٹس یا پھر ایمبیسی کے باقی عام کرمچاری شامل تھے، اور اس کے بعد ہی پوری دنیا نے وہ نظارہ دیکھا کہ جس کی بات ہم نے ویڈیو کے بالکل شروع میں کی تھی۔ حالانکہ یاد رہے کہ ان میں سے لگ بھگ 13 کے قریب لوگوں کو اگلے کچھ دنوں کے اندر ہی چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ 15 نومبر کو سب سے پہلے ایک اٹالین کک کو چھوڑا گیا، جبکہ 17 نومبر کو ایران کے سپریم لیڈر نے یہ آرڈر دیا کہ بندکوں میں جتنے بھی بچے، عورتیں یا پھر بوڑھے شامل ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ تو اس طرح سے کل ملا کر 13 لوگ چھوڑ دیے گئے تھے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ آفیشیلی اس پورے میٹر سے ایران کی گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ یہ سب تو عام پردرشن کاری کر رہے تھے، لیکن کیونکہ ایران کے سپریم لیڈر بھی اس پورے معاملے پر کچھ بھی نہیں بول رہے تھے، تو اسی لیے یہ مانا جا رہا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر کا ان لوگوں کو سائلنٹ سپورٹ حاصل ہے۔ امریکی لوگوں کو بندک بنائے جانے کے بعد امریکہ کے جو راشٹرپتی تھے جمی کارٹر، ان کے اوپر اپنے دیش کے اندر لگاتار پریشر بڑھتا جا رہا تھا، اسی لیے انہوں نے ہر طرح کی تدبیریں اپنائیں، سارے پیترے کھیلے، لیکن ایران ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ایران کے عام لوگ بھی کسی بھی صورت میں ان بندکوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے جب تک کہ ان کی شرطیں نہ مانی جائیں۔ اس کے بعد ایران پر پریشر ڈالنے کے لیے اس کے اوپر الگ الگ طرح کے سینکشنز لگائے جانے لگے، اور اس طرح کے اور اتنے زیادہ پرتیبندھ لگائے گئے کہ دنیا نے اس سے پہلے دیکھے ہی نہیں تھے۔ ایران کے تیل کے امپورٹ پر روک لگا دی گئی، امریکہ کے اندر ایران کی جتنی بھی سمپتی تھی اس کو بھی ضبط کر لیا گیا، اور تو اور ایران کے جتنے بھی ڈپلومیٹس امریکہ میں تھے جو لگ بھگ 180 یا 190 کے قریب تھے، ان سب کو بھی ہٹا دیا گیا۔ UN سیکیورٹی کاؤنسل نے بھی ایک ریزولوشن پاس کیا جس میں ایران کو صرف 7 سے 8 دن کا ٹائم دیا گیا کہ اتنے دن کے اندر امریکہ کے بندکوں کو چھوڑ دو، ورنہ تمہارے اوپر الگ الگ طرح کے سینکشنز لگائے جائیں گے۔ لیکن ایران تب بھی نہیں مانا۔ آخر میں امریکہ نے ایران کو فوجی کارروائی کرنے کی دھمکی دی، لیکن اس کے بدلے میں پھر ایران نے بھی امریکہ کو دھمکی دے ڈالی اور کہا کہ اگر تم نے فوجی کارروائی کے بارے میں سوچا بھی تو ان سارے بندکوں کو ایمبیسی کے اندر ہی آگ لگا کر مار دیا جائے گا۔ آخر میں جب کسی بھی طرح سے بات نہیں بن رہی تھی تو فائنلی امریکہ کے راشٹرپتی جمی کارٹر نے خفیہ طور پر ایک ریسکیو آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس خفیہ آپریشن کو امریکی فوج نے نام دیا تھا ایگل کلو کا۔ پلان یہ تھا کہ فائٹر جیٹس کی مدد سے امریکن کمانڈوز کو جو ایمبیسی ہے اس کے کمپاؤنڈ میں اتارا جائے گا، اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے بندکوں کو چھڑا کر لائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جس دن اس پلان پر کام کیا جا رہا تھا اسی دن ریگستان میں خطرناک آندھی آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ کے زیادہ تر فائٹر جیٹس میں تو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ گئی، جبکہ ایک جو ٹرانسپورٹ پلین تھا وہ ٹیک آف کرتے ہی بری طرح سے کریش ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ میں امریکہ کے لگ بھگ 8 فوجیوں کی جان بھی چلی گئی۔
अमेरिका का ये खुफिया ऑपरेशन अब पूरी तरीके से फेल हो चुका था और इस ऑपरेशन के फेल होने की वजह से और बंधकों के न छूट पाने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की इतनी ज्यादा आलोचना हो रही थी कि 1980 का वो चुनाव ही हार गए। उनके बाद गद्दी पर बैठे रोनाल्ड रेगन और अमेरिका ने अब इन बंधकों के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया। 24 मई 1980 को कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि ईरान बंधकों को वापस करेगा, बदले में अमेरिका ईरान की सारी संपत्ति को भी वापस कर देगा। लेकिन ईरान ने ये फैसला मानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन साथियों, यहीं पर एक बड़ा मोड़ भी आया। उन्हीं दिनों एक दिन खबर आई कि अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज कराते हुए रजा पहलवी की मौत हो गई। ईरान से भागे हुए वही रजा पहलवी कि जिनका नाम ईरान की शर्तों में सबसे ऊपर नजर आ रहा था। अब ईरान के ऊपर तो पहले से ही बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर था, तो अब रजा पहलवी की मौत के बाद से ईरान के मिजाज नरम पड़ने लगे और फाइनली 12 सितंबर 1980 को अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने चंद शर्तों के साथ अमेरिकी बंधकों को छोड़ने का फैसला भी कर लिया। शर्तें कुछ इस तरह से थीं कि ईरान के भागे हुए रजा पहलवी की जितनी भी संपत्ति अमेरिका में है वो अमेरिका ईरान को वापस करेगा। दूसरी शर्त थी कि ईरान के ऊपर अमेरिका किसी भी तरीके का अब कोई दावा नहीं करेगा। तीसरी शर्त थी कि अमेरिका अब ईरान से दूरी बनाकर रखेगा, मतलब उसके अंदरूनी मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। जबकि एक शर्त ये भी थी कि ईरान की जितनी संपत्ति भी अमेरिका ने जब्त की है वो सब भी वापस की जाएगी। 1980 में ही नवंबर के महीने में ईरान की इन शर्तों पर अमेरिकी संसद ने भी मुहर लगा दी और फाइनली अगले साल यानी कि 20 जनवरी 1981 को ईरान के अंदर से इन सारे अमेरिकी बंधकों को छुड़ा कर लाया गया और इस तरह से अमेरिका के ये सारे बंधक ईरान के कब्जे में लगभग 444 दिन रहे थे। इस पूरे मैटर को आज लगभग 40 साल गुजरने को हैं, लेकिन इस पूरे मैटर ने अमेरिका को जो दर्द जो जख्म दिया है उसको अमेरिका कभी भी नहीं भूल पाया है। और यही वो चीज थी कि जहां से अमेरिका और ईरान की सबसे कट्टर और खतरनाक दुश्मनी शुरू हुई थी। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को ये सब्सक्राइब था वीडियो RS नेटवर्क चैनल से। उन्होंने बताया कि 1979 में अमेरिका ने ईरान पे दावा किया था तेल का कुआं निकला था 1951 में, उस पर दावा किया। उसके बाद 1979 में उनको मतलब एक गद्दार था ईरान का, उसको गद्दी पे बैठाने के बाद अपना हिसाब से तेल का कुआं ले लिया, सब कुछ अपने हिसाब से काम करवाया। फिर उसका तख्ता पलट हो गया, वो चला गया अमेरिका। वहाँ पे कैंसर का इलाज कराते कराते मर गया। 40 या मतलब कैदी थे। तो ईरान ने शर्त लगाया कि जितना भी गद्दार का संपत्ति है वो मेरा हवाले किया जाए, मतलब अभी ईरान का हवाले किया जाए और ईरान का जो भी संपत्ति जब्त किया गया है उसका भी वापस किया जाए, उसको वापस किया जाए। और ये भी बता उसमें था कि अमेरिका जितना भी पाबंदी लगाया है उसको सब हटा दो तो मैं आपकी शर्त को मान लूँगा। तो ईरान ने उस शर्त को माना। उसके बाद अपना बंधक को अपना जितना भी है अपना संपत्ति वापस लिया और अमेरिका के बंधकों को वापस किया। उसी दिन से आज तक अमेरिका और ईरान के बीच में टकराव जारी है। और चलिए, तो वीडियो था, कमेंट बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं।